और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। हमने फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला इस वक्त लिया गया है। सारी सक्षमता परीक्षाएं जब पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर कोई फैसला किया जाएगा। जो मौजूदा नीति है उसमें कहीं बदलाव अगर है तो वो सारे सक्षमता परीक्षा होने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। तो आपको बताते चलें, पटना हाईकोर्ट की तरफ से आज ही इसे लेकर 3 हफ्ते का स्टे लगाया गया, जिसके बाद अब बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान दे दिया है। पटना से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, पटना हाईकोर्ट के एक तरीके से स्टे के बाद बिहार सरकार ने इस पर यह विचार किया है। देखिए विवाद निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया सरकार ने और हाल फिलहाल में ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी और आज अचानक से हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि बिहार में जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है टीचर्स की उसको स्टे किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति जो है वो जारी की जाएगी। जो उन्होंने माना कि जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में, जैसे कि सब डिवीजन में पोस्टिंग की बात कही जा रही है, तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही सब डिवीजन है, तो ऐसे में कई शिक्षकों द्वारा, शैक्षिक संगठनों द्वारा इस जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी, बात कही गई थी सरकार के पास और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ये फैसला लिया गया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला भले ही आज आया हो, लेकिन हमने कल ही इस बारे में फैसला ले लिया था कि जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं उनको 5 बार मौका दिया गया है सक्षमता परीक्षा देने का, तो ऐसे में वे पोस्टिंग से वंचित हो जाएंगे अगर पहले से पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो जब यानी एक तरीके से संजय ये मानकर चले सीधे और आसान शब्दों में शिक्षकों के लिए कि भाई जो अभी जिस स्कूल में अपनी सेवा दे रहा है वो जस की तस स्थिति बनी रहेगी तब तक जब तक सभी सक्षमताएं परीक्षा नहीं ले ली जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 5 बार सक्षमता परीक्षा देना नियोजित शिक्षकों को। तो उन्होंने कहा कि जब सारी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी और जो मौजूदा व्यवहारिक जो समस्याएं आ रही हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जो है बिहार में वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसका एकमात्र मकसद शिक्षकों को राहत पहुंचाना है, न कि उन्हें किसी तरह से परेशान करना है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है और मुख्यमंत्री का निर्देश मिला है, उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद अब बिहार में जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है वो आज से स्थगित कर दी गई है। अब न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जो है, हालांकि उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कितने दिनों में, उन्होंने कहा कि सारी सक्षमता परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद शिक्षा विभाग इस पर मंथन करेगा और गहन मंथन के बाद तो क्या इसे लेकर अब शिक्षकों को कोई ऑर्डर निर्गत किया जाएगा? ये जानकारी पहुंचेगी जो जिले के बीओ हैं उन तक? देखिए जाहिर सी बात है, अभी तुरंत फैसला लिया है सरकार ने, तो ऐसे में आज ही आदेश जारी हो जाएगा स्थगित करने को लेकर और सारी जो तमाम चीजें हैं उसको शिक्षा विभाग आसाम तक पत्र के माध्यम से, आदेश के माध्यम से सभी डीओ को क्लियर कर देगा। बिल्कुल, तो तमाम दुविधाओं को सरकार की तरफ से भी अब खत्म कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक भी इस दुविधा में थे कि आखिर होगा क्या। अब जब पटना हाईकोर्ट ने आज सुबह ही इस फैसले को सामने रखा जिसमें 3 हफ्ते का स्टे लगा दिया गया था, बिहार सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि जब तक सभी सक्षमता परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती हैं तब तक स्थिति जो है जस की तस बनी रहेगी। नई नियम वाली जरूर आएगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, लेकिन ये तमाम सक्षमता परीक्षा के संपन्न होने के बाद ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो मौजूदा नीति में कहीं कोई बदलाव अगर होने की संभावना है तो वो भी सक्षमता परीक्षा के पूर्ण होने के बाद। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में देखिए पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पेपर लीक करवाते थे आरोपी और गिरफ्तार आरोपियों का नाम है रवि अत्री और सुभाष प्रकाश। पिछले साल 2023 में यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था। मामले में पेपर लीक आरोपी रवि अत्री का कई बड़े रैकेट के साथ है करीबी कनेक्शन और ईडी की ओर से अब कई राज्यों से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की जाएगी रवि अत्री से और साथ ही साथ सुभाष प्रकाश से। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए पेपर लीक मामले में कहा जा रहा है कि 2 जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी, तो क्या इसका कहां से कहां तक कनेक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए यूपी
पुलिस परीक्षा लीक मामले में जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था, इस मामले में जिस तरह से रवि अत्री की अगर बात करें तो ये मुख्य आरोपी के तौर पे जाना जा रहा है। और रवि अत्री का जो संबंध है बिहार में कई ऐसे माफियाओं के साथ में कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो बिहार में प्रश्न पत्र को लीक कराने में जिसकी भूमिका रही थी। और ये पिछले कई सालों से इसकी जो भूमिका है वो निकल के सामने आ रही है। तो अभी इस मामले में जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हुई है और इस मामले में ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर करने के बाद इस मामले में रवि अत्री से जुड़ा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। और इस मामले में उसे आज कोर्ट में पेश करके आगे की रिमांड ली जाएगी। तो उसके बाद इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से बिहार कनेक्शन और जिस तरह से उत्तर प्रदेश कनेक्शन का जो मामला सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और किस तरह से यूपी और बिहार में प्रश्न पत्र को लीक कराना, किस तरह से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम देना और किस तरह से इस मामले में एक संगठित तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देने का जो मामला सामने आया है, तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा जल्द ही कुछ बड़े खुलासे किए जाएंगे। और फिलहाल जो है इस वक्त की ये बड़ी खबर कही जा सकती है कि यूपी और बिहार से जुड़े कनेक्शन मामले में रवि अत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कहां से कहां तक कनेक्शन है फैला हुआ और किस तरीके से, किस नेटवर्क से ये लोग काम करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से ठीक 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत अब गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए लोकसभा 2024 का हवाला दिया गया है और कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान से पहले लव लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद और बुर्का जिहाद पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जहां भी मतदान हो रहा है वहां पर धर्म के नाम पर वोट नहीं हो, बुर्का उठाकर मतदान करवाया जाए। बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो डट कर मुकाबला करें। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। तो बुर्का उठाकर मतदान करने के मामले पर मनोज झा ने भी अपना बयान दिया। पीएम को सोचना है कि किस तरह से देश का निर्माण किया जाए। बीजेपी को आग निकालना आता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। पूरे देश में यह माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। झारखंड चुनाव को लेकर लालू प्रसाद ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसके साथ ही एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर लालू प्रसाद ने भी एक बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद यादव हैं। लालू जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इसका समर्थन अब देश के कुछ साधु संत ने भी किया है। साधु संत के वो आदमी हैं, समझा रहे हैं जनता को सेफ रहेगा तो एक रहेगा, क्या बोले। तो लालू प्रसाद ने इसके आगे कहा कि लोगों को गरीबी और गुर्बत से कोई लेना देना ही नहीं है, यही सब ये लोग बोलते रहते हैं। लालू प्रसाद ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर साधु संतों के बयान और समर्थन पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान सामने आया है। कुंदरकी में कल जनसभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा है कि हम 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो हल्ला मचा देंगे, और वो 2 महीने तक सावन में कांवड़ यात्रा के लिए नेशनल हाईवे को बंद कराते हैं और पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर धोते हैं। तो कांवड़ियों के बारे में विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांवड़िये हुड़दंग मचाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, लेकिन हमारा
पुलिस डिपार्टमेंट जाकर उनके पैरों पर मरहम लगाता है। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे का साधु संतों के समर्थन के बाद महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा है कि साधु संतों को सियासत नहीं करनी चाहिए। साधु संत हैं, पूजा पाठ करें, ईश्वर को याद करें, राजनीति ना करें। एक्चुअली में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों में अपने काम पर विश्वास नहीं रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री मंच से धर्म की बात करें, जाति की बात करें, सोच लीजिए कि उस देश की क्या स्थिति है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पर वोट नहीं है, इसलिए वो समाज को बांट के वोट लेना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि रांची को कराची नहीं बनने देंगे। झारखंड में वोट देने के पहले लोगों को अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को देखना होगा। हेमंत सोरेन और कांग्रेस के साथ रांची और दुमका और साहिबगंज को ये लोग बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को। और एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है। 4 महीने के बाद गुवाहाटी लौटे हेमंत बिस्वा शर्मा। गुवाहाटी जाने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होने वाला है। 23 नवंबर को मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिलेगा और मैंने पिछले 4 महीने यहाँ पर बिताए हैं और मैं इस उम्मीद के साथ गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि एक बार फिर से नया युग शुरू होने वाला है झारखंड में। तो उन्होंने सीधे कहा है कि 23 तारीख को रिजल्ट वाले दिन उनको यहाँ पर फिर से आना है और उन्होंने कहा है कि इस दिन एक तरीके से उनका ये कहना था कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और विकास का एक नया युग शुरू होगा। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो ख़त्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज़ जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। आने वाला है, सुबह का वक्त है, सूर्य। और अब बात AQI लेवल की। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा का AQI 430 के पार जा चुका है। बढ़ते AQI को देखते हुए नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। 23 नवंबर तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश डीएम की तरफ से दिए गए हैं। प्रदूषण की रोकथाम को देखते हुए मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग रोजाना की जा रही है। इधर देखिए, बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के कारण धुंध और प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ रहा है और पटना, बक्सर सहित कई जिलों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। धुंध का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। तो बिहार में ठंड के साथ साथ अब कुहासे का असर भी दिखने लगा है। आरा में हर रोज कुहासा अब लोगों के सामने परेशानी भी खड़ा कर रहा है। कुहासे की वजह से धीरे धीरे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। सुबह सुबह वाहन चलाने वाले लोगों के सामने परेशानी है। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे लोगों की दिक्कतें भी इस वक्त बढ़ गई हैं। गोपालगंज में लगातार तापमान गिर रहा है, जिस कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जिले का तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। जिले में पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और AQI बता दें आपको यहाँ पर 233 तक पहुंच चुका है। लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों में भी एलर्जी के काफी मरीज देखने को मिल रहे हैं। खबर कटिहार से, जहां सिर्फ 500 रुपए की लूट का विरोध करने पर 2 नाबालिगों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या आजमनगर थाना क्षेत्र के कैलाबाड़ी गांव में 11 नवंबर को हुई। एसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पलसा गांव के पास इन लोगों ने पैसा छीनने की कोशिश करी और थोड़ी वहीं पर जो डिस्प्यूट हुआ, मारपीट हुई, उसमें इन लोगों ने उसे कड़ा मांगा और स्ट्रेंगुलेट किया। इसके जो भी गमछा था और वहीं पानी में इसको दबाकर मार दिया।
और इसी क्रम में 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली। जिस कड़े का यूज़ किया गया था मारने के लिए, जिस साइकिल से ये लोग वापस आ रहे थे और जिस कड़े का प्रयोग किया था, ये सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। अपराधियों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और जो भी टेक्निकल एविडेंस इस केस को कोलैबोरेट करने के लिए ज़रूरी हैं वो भी एकत्रित किए गए हैं। कनाडा से आए हुए दंपति ने बेतिया के लाल को गोद लिया। बच्चे को गोद लेने के बाद विदेशी दंपति के चेहरे पर मुस्कान लौटी। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बता दें कि बच्चों को कनाडा के दंपति को स्पेशल नीड्स बालक को गोद दिया गया और बच्चे को गोद देने की ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रूप से हुई। दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सुबह से ही मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर पहुंच रहे हैं और ईवीएम समेत सभी सामानों को लेकर अपने बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। रामगढ़ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से भी मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। ईवीएम ले जाने वाली गाड़ियों को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया गया है। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था नियमित रूप से की जा रही है। ईवीएम की सुरक्षा और निगरानी का कार्य फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के जिम्मे है। स्ट्रांग रूम के ही पास एक 24/7 नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में 3 पारियों में 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। को लेकर हम लोग की तैयारियां ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। हम लोगों ने सारे काउंटिंग पर्सनल्स को भी आइडेंटिफाई कर दिया है, चिट्ठी इशू कर दिया है और आज ट्रेनिंग भी उनकी शुरू हो गई है। और नागपुर एंड गढ़वा में कुल मिलाकर हमारा 20 गढ़वा में टेबल रहेगा और 22 नागपुर में रहेगा। उसी तरह पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी वो अलग जगह होगा उसी प्रेमाइस में जहाँ 10 टेबल रहेंगे और सारे व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर लिया है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिप्लॉयमेंट रखेंगे। अपने एंट्री पॉइंट पर प्रॉपर फिस्किंग होगी। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जैसा पास दिया जाएगा, पास के आधार पर ही लोगों की एंट्री होगी और फिस्किंग के बाद ही जो भी पोलिंग काउंटिंग अभी करता है वो काउंटिंग हॉल तक जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।